हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में परमिटिविटी की बात की थी, उसकी कुछ सिचुएशंस भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया है, परमिटिविटी के बारे में पढ़ लिया है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ कूलम लॉ। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे। जो भी बच्चे 12th में आए इस साल, या जो भी लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कूलम्स लॉ के लिए ये आपको हर तरह की प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये प्रैक्टिस होनी बहुत बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, पहली प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलिए बच्चों, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कर रहा है अ फ्री पिथ बॉल ऑफ 10 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 into 10 की पावर -8 कूलम। ठीक है, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अनदर बॉल क्यू फिक्स्ड 7 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल सो दैट द अपर बॉल रिमेन्स स्टेशनरी। कह रहा है कि यहां पर एक बॉल है, ठीक है, पी बॉल है, ठीक, इसका मास जो दिया है वो कितना दिया गया है? 10 ग्राम दिया गया है, ठीक है, और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं चार्ज है Q1, कितना है? 5 into 10 की पावर -8 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है इस बॉल पे। ठीक, कह रहा है कि एक दूसरी बॉल है इससे 7 सेंटीमीटर बिलो, इससे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बॉल यहां नीचे है, बॉल Q, ठीक है। कह रहा है कि इस दूसरी बॉल को, ठीक है, what must be the nature and magnitude of charge that should be given to another ball Q। इस दूसरी बॉल Q को कितना चार्ज दिया जाए, कितना Q2 कितना चार्ज दिया जाए, और इस चार्ज का नेचर क्या हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज दें या निगेटिव चार्ज दें, जिससे कि ये ऊपर वाली बॉल जो है उसको स्टेशनरी रख के हवा में रख सके, कि ये बॉल हवा में ही रहे। अच्छा, अब आप सोचिए ये इस बॉल को हवा में कैसे रख सकता है। ठीक, इस पे कह रहा है कि कितना चार्ज देना चाहिए। ठीक, अब एक बात ध्यान दीजिए, इस बॉल का मास दिया है 10 ग्राम। जब इसका मास दिया है 10 ग्राम, तो जाहिर सी बात है कि इस बॉल का, ठीक, इस बॉल का वेट किधर की तरफ होगा? वेट बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इस बॉल पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, मतलब इस बॉल का वेट होगा mg, वो किधर लग रहा होगा? नीचे की तरफ। अब ये बॉल ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ ही तो गिरेगी, यही तो इसकी टेंडेंसी होगी। ये बॉल नीचे ना गिरे, इसके लिए अगर, ध्यान दीजिए, अगर इस बॉल पे कोई एक फोर्स और लगे, ठीक है, एक फोर्स कोई और लगे जो कि इस फोर्स को बैलेंस कर दे, तो ये बॉल नीचे नहीं गिरेगी। वही बात कह रहा कि कौन सा फोर्स लग सकता है। अगर इस बॉल पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस बॉल पे भी हम कोई पॉजिटिव चार्ज ही दे दें, Q2 भी पॉजिटिव चार्ज दे दें, तो जाहिर सी बात है कि ये बॉल इस बॉल को क्या करेगी? रिपेल करेगी कि नहीं करेगी? सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज में, ठीक है, यही आपको होता है लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज हम दे दें, तो अगर यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या करेगा? कुछ फोर्स से रिपेल करेगा, ऊपर की तरफ भगाएगा। भाई ये भी इसको रिपेल करेगी, लेकिन ये बॉल मान लीजिए कहीं जमीन पे रखी हुई है, ठीक, तो ये क्या करेगी? इसको रिपेल करेगी ऊपर की तरफ। तो अगर ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जितने फोर्स से ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए, तो क्या होगा? तो ये बॉल स्टेशनरी रहेगी, हवा में ही रहेगी। तो अब बात यह है इस पे चार्ज कितना हो,
Q2 कितना हो कि ये Q2 इसको इतने फोर्स से रिपेल करे कि वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स या उसके वेट के बराबर हो जाए। अच्छा, ये इस पर कितना फोर्स लगा रिपेल करेगी? कूलम्स लॉ क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mg। ठीक, ये इक्वेशन हो गई। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो एक बात तो पता चल गई, क्या Q2 का नेचर क्या होना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये इसको रिपेल करेगा, वरना इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, इसका वेट तो नीचे आई है, ये इस पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, बहुत तेजी से नीचे खींच लेगा। समझ रहे कि नहीं? तो नेचर जो होना चाहिए Q2 का वो पॉजिटिव होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो यहां से हम निकाल लेंगे। होपफुली सभी लोग प्रॉब्लम समझ गए होंगे। समझ गए बच्चों? अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, मिटा रहा हूं इधर, क्वेश्चन होपफुली सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, मिटा रहा हूं इसको। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और यहां पर ठीक है, ठीक ध्यान दीजिए, F इज इक्वल टू mg। ठीक है, मास कितना दिया? 10 ग्राम दिया, इसको किलोग्राम में बदल देंगे SI यूनिट में, 10 × 10 की पावर -3। G की वैल्यू कितनी रखेंगे? 9.8। ठीक, Fe कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 इंटू 9.8। ये लिख सकते हैं, ये 10 है, 10 की पावर एक 10 चला गया, 10 की पावर -3 से -2 बचेगा। अच्छा, K कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1। इस पे चार्ज कितना दिया है? 5 इंटू 10 की पावर -8। याद रखिएगा, चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कूलम्स लॉ में वैल्यू रखते टाइम आप पॉजिटिव ही रखते हैं। मतलब अगर चार्ज निगेटिव भी है तो यहां आपको माइनस साइन नहीं लगाना है, सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना है आपको। ठीक है, इनटू Q2 हमको निकालना है, फाइंड करना है कितना चार्ज अपॉन डिस्टेंस। इससे इसके बीच की दूरी कितनी? 7 सेंटीमीटर। मीटर बदल लेंगे 7 इंटू 10 की पावर -2 डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए, यहां से कितना है? 10 की पावर -2 इंटू 9.8। ठीक है, अब यहां से हमको Q2 फाइंड करना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। वी विल फाइंड द Q2। ठीक है, यहां से देखिए Q2 इज इक्वल टू, ये इसको हम इधर भेजते हैं, ऊपर भेजते हैं, कितना है? 9.8 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -4। स्क्वायर है बच्चों, यहाँ 7 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -4 हो गया, ये स्क्वायर है, -4 हो गया, अपॉन यहां से देखिए 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। Q2 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -2 कितना हुआ? 10 की पावर -6 अपॉन 9 इंटू 5 इंटू यहाँ क्या बचा? 10 की पावर +1। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9.8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -7। क्यों? 10 की पावर +1 है, ऊपर गया तो 10 की पावर ये -1 हो जाएगा, -6 -1 -7 हो गया, अपॉन 9 इंटू 5। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? आएगा 10.67 इंटू 10 की पावर -7, या हम इसको लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू 1.067 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ठीक, इतना चार्ज Q2, इतना चार्ज जब हम नीचे वाली बॉल को देंगे, इतना चार्ज जब आप क्या कह रहा था? यहां पर P है, ठीक, इस पे चार्ज पता था, कह रहा था Q पे कितना चार्ज दें, इस वाली बॉल पे कितना चार्ज दें कि ऊपर वाली बॉल स्टेशनरी रहे। भाई इसका मास, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स पे नीचे की तरफ लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब इसका वेट, तो ये इसको इतने फोर्स से रिपेल करे, इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे। इस पर आपको Q1 पता था, इस पर आपको निकालना था, इतना Q2 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये इसको इतने फोर्स से रिपेल करेगा कि ये फोर्स इसके mg वेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, और बॉल हवा में ही स्टेशनरी रहेगी। समझ गए बच्चों? सभी लोग समझ गए बात को? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट अ डिस्टेंस d इज f। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, मान लेते हैं q और q, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे है? d डिस्टेंस पे, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है? d डिस्टेंस पे। इनके बीच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट अ डिस्टेंस d इज f। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है, ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? इनके बीच फोर्स कितना लग रहा है? f लग रहा है। कितना लग रहा है? f फोर्स लग रहा है। एक मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा चार्ज क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। अब कह रहा है what distance apart they should be kept in same medium so that the force between them is 2f। कह रहा है इसी मीडियम में इनको कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए कि इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो 2f हो जाए। अभी कितना फोर्स लग रहा है? f लग रहा है। अच्छा, f इज इक्वल टू कि कितना कूलम्स लगा है, फॉर्मूला क्या होता है? k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां पर डिस्टेंस कितनी है? d है, d स्क्वायर, या k इंटू क्यू। उसने 2 पॉइंट चार्ज कहा है, सेम या डिफरेंट कुछ नहीं माना, तुमने मान लिया क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है तो नेचर पता है, अट्रैक्शन कब लगेगा? जब अनलाइक नेचर होगा। तो मान लिया कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड हमने सेम ही माना है। अब Q1 Q2 भी मानेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा प्रॉब्लम में, ठीक, अपॉन डिस्टेंस d स्क्वायर, ठीक। जब d डिस्टेंस पे दोनों चार्ज है तो उनके बीच इतना फोर्स लग रहा है f। कह रहा है कि दोनों चार्जेस को सेम मीडियम में कितने डिस्टेंस पे रखें कि उनके बीच 2f फोर्स लगने लगे, राइट। तो अच्छा चलिए, हमने मान लिया कि दोनों को अब 2f फोर्स बढ़ेगा। फोर्स बढ़ेगा कब? जब कंपैरेटिवली पास रखा जाएगा ना भाई, डिस्टेंस घटेगी। अरे f क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ठीक। r अगर घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा। तो हमने मान लिया कि भाई उनको अब थोड़ा पास रख लिया गया, दोनों चार्जेस को अब पास रखा गया तो इनके बीच फोर्स जो है वो बढ़ के कितना हो गया? 2f हो गया। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, कितने फोर्स से? 2f फोर्स से। और मान लिया कि अब कितने डिस्टेंस पे रखा? चलिए मान लेते हैं इनके डिस्टेंस घटा के कितनी कर दी गई? r कर दी गई। जब r डिस्टेंस कर दी, डिस्टेंस घटा दी, तब अब इनके बीच फोर्स कितना लगने लगा? 2f फोर्स लगने लगा, 2 गुना हो गया फोर्स। तो वो यही r पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? r पूछ रहा है, ठीक है। तो अच्छा देखते हैं, इधर क्वेश्चन बच्चों नोट कर लिया? नोट कर लिया, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप देखिए, अब जब दोनों को r डिस्टेंस पे रखा तो इनके बीच कितना फोर्स लगेगा? 2f लगेगा। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू, अब F कितना है? अब कितना फोर्स हो गया? 2f फोर्स हो गया। जब कितनी दूरी पे रखा? r डिस्टेंस पे। F इज इक्वल टू k q1 q2, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यों अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस बच्चों कितनी है? अब डिस्टेंस r है। अब डिस्टेंस कितनी है? r, ठीक। तो फोर्स कितना हो गया? 2f हो गया, ठीक। पूछ रहा कि ये r कितनी होनी चाहिए, कितनी दूरी पर रखें, ठीक है, कि अब उनके बीच फोर्स 2 गुना हो जाए। हमने मान लिया कि दोनों को r डिस्टेंस पे रख दिया। पहले कितनी डिस्टेंस पे थे? d डिस्टेंस पे थे। अच्छा जरा यहां ध्यान दीजिए, ठीक। यहां पर हमने क्या इक्वेशन निकाली थी? F इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। q इंटू क्यू है तो क्या हो जाएगा? k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। ये किसके बराबर है? f के, ठीक है कि नहीं। तो अच्छा 2 इंटू f की जगह हम ये वैल्यू रख लें। f की ये वैल्यू है कि नहीं भाई? पहले फोर्स f था, अब फोर्स कितना हो गया? 2f हो गया। तो f की जगह ये वैल्यू रखें
के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हो गया ठीक। पहले फोर्स F था जब डी डिस्टेंस पे थे, अब फोर्स 2F हो गया, तो F की वैल्यू यहां से निकाल के रख ले कि ना रख ले, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये हमने रख ली। अब देखिए के से के कटा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर इधर गया, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से देखिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर अपॉन 2, या r इज इक्वल टू डी बाई रूट 2। इतनी डिस्टेंस पे भाई हमें d पता है ना। हमेशा याद रखिए कि रिजल्ट आप किस फॉर्म में निकालते हैं, जो आपको वैल्यू नोन होती है, जो वैल्यू दी गई होती है, उन्हीं वैल्यूज के फॉर्म में रिजल्ट निकालते हैं। हमें ये पता था ना कि चार्जर डी डिस्टेंस पे रखें, अब उनको कितनी डिस्टेंस पे रखें कि उनके बीच लगने वाला फोर्स दोगुना हो जाए, 2F हो जाए। तो अब कितनी डिस्टेंस है, r इज इक्वल टू डी बाई रूट 2, या ध्यान दीजिए अगर हम इसकी वैल्यू रख दें r इज इक्वल टू डी अपॉन रूट 2, कितना होगा 1.414, तो ये करीब 0.707 डी आएगा। मतलब अब दिस इज द आंसर कि अब पहले जितनी डिस्टेंस डी थी उसकी लगभग 70%, अगर देखिए ना 0.7 आ रहा है कि नहीं, लगभग 70% डिस्टेंस पे रख दें, मतलब लगभग 30% डिस्टेंस का कम कर दें, तो 70% डिस्टेंस पे रख दें, तो जो है इनके बीच जो फोर्स लगने लगेगा वो 2F फोर्स लगने लगेगा, दोगुना फोर्स लगने लगेगा। गेट इट और नॉट? समझिए बच्चों, समझिए सभी लोग, ठीक है। मिटा दें, समझ में आ गया बच्चों, मिटा दें, ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्ज माइनस q1, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, मास है पार्टिकल का m और चार्ज इस पे कितना दिया है माइनस q1, हाँ या ना। मास m है और चार्ज माइनस q1 है, इज मूविंग अराउंड ए चार्ज q2 अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। इसका मतलब कोई चार्ज q2 है, ठीक है, कोई चार्ज q2 है, उसके अराउंड ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है r रेडियस के। जाहिर सी बात है ये चार्ज q2 सेंटर में होगा, ठीक, इसके चारों ओर ये मूव कर रहा है कितनी रेडियस पे, r रेडियस पे। मतलब एक चार्ज q2 यहां सेंटर में रखा है, ठीक है, एक चार्ज q2 यहां सेंटर में रखा है जो कि पॉजिटिव है प्लस q2, इससे r डिस्टेंस पे या r रेडियस पे यहां पर एक चार्ज मूव कर रहा है, जो चार्ज का मास कितना दिया m है और चार्ज है कितना, नेगेटिव चार्ज है माइनस q1, ठीक है। कह रहा है प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ माइनस q1, ये जो माइनस q यहां देखिए एक ये है चार्ज कितना है, ये है माइनस q1 और इसका मास कितना दिया m दिया, कितना दिया बच्चों m दिया, ठीक। कह रहा है कि प्रूफ करना है कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब जितने में ये पूरा एक टर्म पूरा करता है, एक बार रिवॉल्व होके वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो कह रहा है प्रूफ करिए कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है माइनस q1 का इस चार्ज का अराउंड दिस चार्ज q2 वो ये है, ये हमको प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है बच्चों की पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एक पूरा टर्म लेने में जितना, ठीक है, जितना टाइम इसको लगता है दैट टाइम शुड बी दिस, ये प्रूफ करना है। समझ गए बात को कि नहीं? देखिए एक बात ध्यान रखिए, पहले भी हमने कहा था एक बार पूछा गया क्वेश्चन है,
जब बात आती है कूलम्स लॉ की तो कहता है टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, तो इसमें पूछा गया था कि क्या दोनों पॉइंट चार्ज स्टेशनरी होने चाहिए कूलम लॉ के हिसाब से? नहीं, ये कहीं नहीं कहा उन्होंने कि बोथ स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस या बोथ पॉइंट चार्जेस शुड बी स्टेशनरी, ऐसा कहीं नहीं था। ठीक, मेन प्रॉब्लम ये है कि दोनों पॉइंट, अगर दो पॉइंट चार्ज हैं तो उनके बीच जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। दोनों स्टेशनरी हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, वहां ऑप्शन में दिया था कि अगर एक पॉइंट चार्ज स्टेशनरी हो और दूसरा उसके चारों ओर मूविंग हो, चारों ओर मतलब ये तो एक सिचुएशन है, यही कंडीशन बनेगी, दूसरा मूव कर रहा हो तो क्या कूलम लॉ एप्लीकेबल है? बिल्कुल कूलम लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, एक चार्ज स्टेशनरी है, दूसरा मूव कर रहा है, उसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में। देखिए जहां भी ये मूव करेगा एक फिक्स डिस्टेंस पे रहेगा, रेडियस आर 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 आर। इस सिचुएशन में कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो कूलम्स लॉ के लिए दोनों चार्जेस पॉइंट चार्ज, वो चार्जेस शुड बी स्टेशनरी, ये जरूरी नहीं है। अगर सॉरी एक स्टेशनरी और एक मूव कर रहा है तब भी कूलम लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा इस तरह की सिचुएशन, और इसीलिए ये प्रॉब्लम दी है और इसमें कह रहा है कि टी बताइए। बात समझ गए कि नहीं बच्चों? ठीक है, मिटा दें, इधर मिटा दें, नोट कर लिया क्वेश्चन, मिटा रहा हूं मैं इधर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। बोथ आर अनलाइक चार्जेस, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। कितना लगेगा? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? r, रेडियस के बराबर डिस्टेंस है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है इनके बीच जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों जो है चार्जेस जो है वो सिमिलर नहीं, अपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। ठीक है, और यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच लग रहा है, इसी के कारण इसके चारों ओर ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से रिवॉल्व करता है। ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और यही जो हमारा फोर्स होगा, यही कौन सा फोर्स होगा बताइए जरा? ये हमारा एक्चुअल में कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स है या नहीं है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो क्या कहते हैं? अब केंद्र बल या अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। अब सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? कोई भी फोर्स, जो फोर्स सेंटर की तरफ, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है उस समय जो फोर्स सेंटर की तरफ, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जैसे ऐसे नहीं है, देखिए बच्चे ऐसे लेते हैं, डोरी में लंगड़ बांधते हैं ऐसे ऐसे, और उसको चारों ओर घुमाते हैं। ठीक, अब मान लीजिए डोरी में टेंशन कितनी है? T है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? वही फोर्स जो डोरी में टेंशन है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंटर की तरफ, इसको आप अपनी तरफ खींच रहे हैं जब ऐसे घुमाते लंगड़ बांध के। ठीक, तो डोरी में जिससे बांधते हैं उसमें डोरी में जो धागा होता है उसमें टेंशन आती कि नहीं आती? किधर? टुवर्ड द सेंटर। ये जो टेंशन होती है यहां पर, यही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो यहां पर जो बच्चों ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच, जिस फोर्स से ये Q2 Q1 को अपनी तरफ खींच रहा है, और यही फोर्स जो होता है यही इसका क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, क्योंकि ये सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होता है। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, जो कूलम ने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, यही इसी के कारण ये चारों ओर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, और यही फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा होता है, इसीलिए हमारा एक्चुअल में यही सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है। ठीक, तो अब कितना लगेगा अट्रैक्शन फोर्स? कितना लगेगा? कूलम क्लास निकालेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा, अब मैं पूछूं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन आर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एम आर ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है,
तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो ये होता है, और ये ही फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, मतलब दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, हाँ या ना। सो अब हमको यहां से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए बात कि नहीं बच्चों, समझ गए, ठीक है। ध्यान रखिए, जो भी फोर्स उस सिचुएशन में सेंटर की तरफ लग रहा होता है वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग तरह का फोर्स नहीं है, कहने का मतलब यह है कि कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। जो फोर्स, जैसे हमने कहा ना, लंगड़ को आप रस्सी में पकड़ के यूं नचाते हैं, रस्सी में टेंशन आता है कि नहीं आता, धागे में टेंशन आता है कि नहीं आता, तो उस समय वो टेंशन, वही तो टेंशन है उस धागे में, वही तो फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है। जब आप घुमा रहे हैं इस समय वो टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। आप वो कहेंगे तो आप यहां पे बताएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर आपसे पूछेगा तो बताएंगे T = mv²/r, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। कोई अपने आप में अलग से जनरेटेड फोर्स नहीं होता, जो भी कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, जो भी आपको सिचुएशन दी हुई है, ठीक है। तो यही जो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कूलम ने बताया, यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दिया, दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mv²/r। ये R ये काट दीजिए भाई, इस R को इधर भेजेंगे ऊपर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में R और इसकी एक पावर कट गई। अगर m भेजें तो इधर नीचे आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन, इस मास को ये भी इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, m और R यहाँ पहले से इज इक्वल टू v²। यहां से v की वैल्यू क्या आ गई, v इज इक्वल टू √1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन mr। क्या आ गया, वेलोसिटी निकाल ली, v निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है, t इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू होता है 2πr अपॉन v, ये होता है टाइम पीरियड इन वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में लगना टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, t इज इक्वल टू 2πr/v। तो अब हम यहाँ v की वैल्यू उठा के रख देंगे, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान देना बच्चों, इधर मिटा दे रहे हैं, सबने नोट कर लिया। T इज इक्वल टू 2πr अपॉन v, और v की वैल्यू क्या है ये हमने निकाल लिया। v इज इक्वल टू कितना है बच्चों, ये आया है, v इज इक्वल टू कितना आया, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन mr, ठीक, इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिए, ये जो अपॉन में है 2πr इंटू, ये अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4πε0 इंटू mr अपॉन क्या हो जाएगा, Q1 Q2, ठीक। यहां देखिए, अगर हम इस 2πr को अंदर भेजें बच्चों क्या हो जाएगा, 2, अगर 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का अंडर रूट लेते हैं ना तभी तो 2 बाहर आता है, तो 4 पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इंटू 4πε0 इंटू m इंटू r अपॉन Q1 Q2, ठीक। क्या हो गया जरा ध्यान दीजिए, ठीक, 4 इंटू 4 कितना हुआ, 16, ठीक, पाई स्क्वायर और पाई कितना हो गया, पाई क्यूब, ठीक, ε0, ठीक, m, ठीक, r स्क्वायर और r स्क्वायर क्या हो जाएगा, r क्यूब अपॉन Q1 Q2, ठीक, Q1 Q2, ठीक। यही हमको प्रूफ करना था और यही हमारा टाइम पीरियड आ गया, ये आया हमारा टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक, t इज इक्वल टू, और यही हमको प्रूफ करना था जो दिया था कि शो दैट कि टाइम पीरियड इन वन रिवॉल्यूशन विल बी दिस, t इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, ठीक। तो ये आपने कर लिया, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा माइंडसेट, कि दोनों चार्ज स्टेशनरी होना जरूरी नहीं है, हाँ बस चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, वो लगातार वेरी ना करे। गेट इट और नॉट,
समझ गए बच्चों? सभी लोग समझ गए? ठीक है, क्वेश्चन कहता है चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम। दो चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब है बेटा कि बिल्कुल इक्वल शेप और साइज है उनका, ठीक है, शेप और साइज बिल्कुल सेम है। एंड चार्ज दिस 2 × 10⁻⁷ कूलम आर प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ सेपरेशन L। दो हैं, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर ये दो पार्टिकल हैं, ये दो बॉडीज हैं, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर ये इस तरह से प्लेस हैं और कह रहा है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो L है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? L है, ठीक है, सेपरेशन L बिटवीन देम सच दैट दे स्टे इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम। इस सब पे ध्यान दीजिए, they stay in limited equilibrium if coefficient of friction between each particle and table is 0.25। find value of L, G दिया है, म्यू आपको दिया है 0.25, ठीक, मतलब ईच पार्टिकल और टेबल के बीच म्यू की वैल्यू 0.25 है, मतलब यहां पर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब यहां पर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया। गेट इट और नॉट? तो अब यहां पर एक बात ध्यान देने की है, यहां पर एक टर्म आता है बच्चों लिमिटेड इक्विलिब्रियम। अब ये प्रॉब्लम केवल 12th की नहीं है, इसमें 11th का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, लिमिटेड इक्विलिब्रियम। अब इस बात से क्या मतलब है? आप लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ा होगा क्लास 11 में, थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, ये देखिए कोई बॉडी है, आपने बॉडी पर कुछ फोर्स लगाया, सपोज आपने P फोर्स लगाया, बॉडी अभी स्टैटिक कंडीशन में, ठीक है, मतलब मूव नहीं किए, आपने बॉडी पर जैसे ही आपने फोर्स P लगाया, सपोज कोई बक्सा है बड़ा सा, आपने उसको खिसकाने के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाया, लेकिन वो अभी खिसका नहीं, आपने फोर्स लगाया। जैसे ही आप फोर्स लगाते हो बच्चों, वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है बॉडी और जिस सरफेस पे बॉडी रखी है उसके बीच में, ठीक है, बॉडी और सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तुरंत जनरेट हो जाता है, ठीक। अभी बॉडी मूव नहीं की, आपने क्या किया, इसको फोर्स को और बढ़ा दिया, आपने और ताकत लगाई, क्या रे ये तो मूव नहीं की, और ताकत लगाई। जब आपने और ताकत लगाई तो फ्रिक्शन फोर्स भी बच्चा उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ गया, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स जितना फोर्स आप लगाते जाएंगे उतना फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है कि नहीं। अभी भी बॉडी मूव नहीं की, आपने और फोर्स लगाया, आपने फोर्स और बढ़ा दिया, फ्रिक्शन फोर्स भी और बढ़ गया बच्चों, ठीक। ये करते करते एक कंडीशन आती है, आपको लगता है ना कि अब आपने इतनी ताकत लगाई कि आपको लगता है कि अब अगर बहुत थोड़ा सा भी ताकत लगाएंगे, आपने लगा दी, आपको लगा कि अब जस्ट बॉडी मूव कर जाएगी, जिस वक्त आपको लगता है पूरी ताकत लगाई, आपको लगता है ना कि अब बॉडी जस्ट मूव कर जाएगी, उस समय जो P होता है, अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स आप लगा रहे हैं, ये मैक्सिमम होता है, और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स बेटा होता है वो भी मैक्सिमम होता है। उसी पॉइंट पे जो फ्रिक्शन को कहा जाता है लिमिटेड फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है? लिमिटेड फ्रिक्शन। और उस समय जो बॉडी होती है वो लिमिटेड इक्विलिब्रियम में होती है। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो अब और जैसे ही एक बार बॉडी मूव कर जाती है, आपने देखा ना एक बॉडी मूव कराना मुश्किल है, लेकिन जैसे एक बार वो मूव कर जाती है फिर लगातार आप मूव कराते जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अचानक से घट जाता है जैसे ही बॉडी मोशन में आती है, ठीक है, जैसे ही मोशन में आती है, ठीक है। तो अब ये चीज आपने पढ़ी होगी, इसका ग्राफ भी आपने पढ़ा होगा, ध्यान दीजिए, ग्राफ भी पढ़ा होगा। ये अप्लाइड फोर्स है, सॉरी इधर की तरफ अप्लाइड फोर्स, और ये जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। किसी भी पॉइंट पे देखिए, जितना अप्लाइड फोर्स है उसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फ्रिक्शन फोर्स होता है। जैसे ही अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है कि नहीं। अब एक पॉइंट पे जाके जब ये मैक्सिमम लगा, आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, मतलब मैक्सिमम फोर्स लगा दिया, बॉडी जस्ट मूव करने वाली है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ठीक। और यही पॉइंट होता है लिमिटेड इक्विलिब्रियम का पॉइंट। इसी टाइम जो बॉडी होती है वो किसमें कही जाती है? लिमिटेड इक्विलिब्रियम में कही जाती है, ठीक है। यहां पर जो ये फ्रिक्शन होता है इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है,
ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। और यही के लिए क्वेश्चन मिटा दो, आप लोगों ने लोड कर लिया होगा बच्चों, क्वेश्चन मिटा देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो इस समय जो फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम होता है इस पॉइंट पे, क्योंकि फोर्स भी जो लग रहा हो क्या ना, मैक्सिमम फोर्स आप में लगा दिया, बॉडी जस्ट मूव करने वाली, उसके बाद माइक्रो सेकंड के पहले आपको एहसास होता है बॉडी जस्ट मूव करने वाली है, ठीक है। तो उस समय फोर्स भी जो आप लगा रहे होते हो, क्या लगा रहे होते हैं, मैक्सिमम फोर्स लगा रहे होते हैं, और जब फोर्स मैक्सिमम होता है तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होता है, इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। इसके बाद अचानक से फ्रिक्शन डिक्रीज करता है, डिक्रीज किस मैनर में करता है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता, इसलिए ग्राफ आपने देखा होगा वैसे डॉटेड लाइन दिखाया जाता है, और फिर फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, फिर फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया। लेकिन ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन था इससे काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है, ठीक है, बॉडी भी मूव की नहीं है, ठीक है। तो इस समय बॉडी जो होती है वो लिमिटेड इक्विलिब्रियम में होती है, और इसीलिए फ्रिक्शन को कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है F = μr, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये फॉर्मूला इसी पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का ही है, अगर कहा जाए सच में तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का ही फॉर्मूला है, मतलब जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, बात समझ रहे कि नहीं, तो ये उसी का फॉर्मूला एक्चुअली, इसके पहले तो किसी पॉइंट पे आप फ्रिक्शन निकाल ही नहीं पाते, ठीक है। आप तभी फ्रिक्शन यहां कैलकुलेट कर पाते हो जब ये मैक्सिमम होता है फ्रिक्शन, समझ गए बात को, समझ गए। तो अब यहां पे देखिए कह रहा है कि दोनों बॉडीज पे कुछ चार्ज है, कितना है 2.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम चार्ज है इस बॉडी पे Q1, और इस बॉडी पे भी बच्चों इतना ही चार्ज है, कितना 2.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम चार्ज है। तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे से एट डिस्टेंस में, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कुछ फोर्स लगा रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दोनों पार्टिकल एक दूसरे को या दोनों बॉडी से रिपेल करेंगे, ठीक है, लगे कूलम फ्लक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अब देखिए जब ये फोर्स बॉडी पे इधर लग रहा है, बॉडी इधर मूव करने की कोशिश करेगी, तो बॉडी या पार्टिकल और ये सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया, तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। बॉडी जिधर मूव करने की कोशिश कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और इस समय ये और ये, मतलब जो इधर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये इसको जितना फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है, और ये फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों आपस में लिमिटेड इक्विलिब्रियम में, मतलब दोनों मैक्सिमम पेयर, दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां से क्या निकल के आया कि F = दिस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इस समय क्या है, इस समय क्या है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, यही हमारा कहलाता है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। करा ना कि पार्टिकल लिमिटेड इक्विलिब्रियम में, मतलब पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, पार्टिकल किसी भी टाइम मूव कर सकता है, उसी वक्त पार्टिकल पे जो फ्रिक्शन फोर्स भी होगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक बार अगर पार्टिकल मूव कर गया तो फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है, फ्रिक्शन डिक्रीज होके कांस्टेंट हो जाएगा। तो लिमिटेड इक्विलिब्रियम में बॉडी है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स आपस में क्या है, बराबर है। फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, कूलम से लगाएंगे K Q1 Q2 अपॉन R² फॉर्मूला होता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, F = μr। इतनी बात समझ गए सभी लोग, हाँ या ना, समझ गए बच्चों सभी लोग, ठीक है, गेट इट। हमें इधर थोड़ा मिटा दो, ठीक है, ये बात समझ गए, लिमिटेड इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझ गए, क्लास 11 में फ्रिक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसी के आगे देखते हैं, ठीक, के Q1 Q2 कितना है 2.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एक पे चार्ज है, दूसरे पे भी इतना ही चार्ज है 2.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी, इनके बीच सेपरेशन कितना है, L², हाँ या ना। इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स F = μr, R क्या होती है, रिएक्शन होती है। जब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ, वहां पर बॉडी को आपने बैलेंस करना सीखा होगा, फोर्सेस बैलेंस करना, ठीक। ये पार्टिकल है, मास कितना दिया है, मास दोनों का दिया है 10 ग्राम, दोनों पार्टिकल या दोनों बॉडीज का मास कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है, ठीक। अब ये बॉडी इस पे रखी है, ये टेबल पे रखी है, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स या जिसको आप वेट कहते हो, किधर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, mg। और जब ये इस सरफेस पे रखी है, मैं इस सरफेस पे खड़ा हूं, तो मैं ही थोड़ी ना फोर्स लगा रहा हूं, मेरा ही वेट सरफेस पे थोड़ी लग रहा, सरफेस भी उतना ही रिएक्शन मेरे पे लगा रहा होगा, दोनों बैलेंस होंगे तभी तो मैं खड़ा हूं,
अगर ये सरफेस उतना ही फोर्स ना लगा पाता मेरे वेट के बराबर तो मैं नीचे चला जाता। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए mg, तो ये सरफेस टेबल जो है ये भी इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा और मान लिया वो रिएक्शन क्या है r। कई जगह म्यू n लिखते हैं, कई जगह म्यू r लिखते हैं, एक ही बात है। यहां से देखिए बॉडी इक्विलिब्रियम में तो r इज इक्वल टू क्या होगा mg होगा। ठीक, मतलब जो बॉडी का अपना वेट है ये सरफेस के द्वारा बॉडी में लगने वाली रिएक्शन के बराबर है। नाउ व्हाट, तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू mg। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ कि आपको पता है कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -7 -7 कितना हुआ 10 की पावर -14 अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू कितना दिया है 0.25 इंटू मास कितना है बच्चों 10 ग्राम, किलोग्राम में बदलेंगे 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू जी कितना हुआ 10। ठीक, अब आपको यहां से एल कैलकुलेट करना है और आपको वैल्यू मिल जाएगी। होपफुली आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मिटा दें, इधर मिटा दें। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर मैं एल स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो ये सारी वैल्यू नीचे ला सकता हूं। क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन ये सारी वैल्यूज नीचे ले 0.25 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू जी की वैल्यू 10 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां से आप सॉल्व करेंगे जब, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से क्या आता है 144 इंटू 10 की पावर -4। एल इज इक्वल टू जब अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू निकल के आती है 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। एल इज इक्वल टू, ठीक, या हम इसको क्या लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक, दिस इज द आंसर। आसान है, आप सॉल्व कर लेंगे। यहां से डेसिमल चाहे हटा दीजिए। ठीक है, डेसिमल हटा दिया, 2 जीरो और बढ़ा लीजिए। ठीक है, 10 10 गया, 10 10 गया, एक ही बात है। ठीक है, 10 की पावर -3 को ऊपर भेज दीजिए। यहां से देखिए क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 कर लीजिए, 2 2 जा 4, 10 की पावर 9 10 की पावर -14 9 इंटू 5 10 की पावर -5 बचा इंटू, अब नीचे देखिए 25 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 10 की पावर +3 अपॉन नीचे कितना है 25 है। ठीक, ये कितना हुआ 10 की पावर -5 से 10 की पावर 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, 9 4 जा 36 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर -2, 2 जीरो और बढ़ा लीजिए और इसको कर लीजिए 10 की पावर -4। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 25 3600 को 25 से 144 ही आएगा इंटू 10 की पावर -4। दिस इज द आंसर। प्रॉब्लम आप लोग ने सॉल्व कर ली आराम से। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए बच्चों? कॉन्सेप्ट समझ गए सभी लोग? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं, नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम पे चलते हैं, क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि 2 insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, समझ के पहले बना देते हैं। कहता है कि 2 कॉपर स्फीयर्स हैं A और B, ठीक है, दोनों के सेंटर एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इनके बीच डिस्टेंस कितनी बच्चों? 50 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितनी है? 50 सेंटीमीटर। कह रहा है what is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is this।
इस पे कितना है चार्ज दिया है Q1 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, और यहां पर कितना दिया है Q2 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। दोनों स्फीयर पे चार्ज बिल्कुल बराबर है, ठीक है, और दोनों स्फीयर एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं। कह रहा है कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। दोनों पे सेम चार्ज है, नेचर भी सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। जाहिर सी बात है कि दोनों कुछ फोर्स लगा के एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, हाँ या ना। दोनों कुछ फोर्स लगा के रिपेल करेंगे, यही फोर्स आपको निकालना है पहले केस में, ठीक है। कह रहा है द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू सेपरेशन, मतलब कह रहा है इनकी जो अपनी रेडियस है वो बहुत कम है, उसको निगलेक्ट कर दो। जितना सेपरेशन है बहुत ज्यादा है उसके कंपैरिजन में, मतलब कहने का मतलब है ये कह रहा है कि मान लो कि ए और बी दोनों क्या है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है। कह रहा है ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विद देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स इफ ईच वेज 0.5 किलोग्राम। अगर दोनों का वेट 0.5 और 0.5 किलोग्राम हो तो आपको कह रहा है कि आप उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालिए और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कंपेयर करिए। हम लोग ये पढ़ भी चुके हैं, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरिटीज भी हम लोगों ने पढ़ी थी, डिफरेंसेस भी पढ़े थे, ठीक। सिर्फ इतना क्वेश्चन है ये, अभी डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तो मैं मिटा दूं। नोट कर लिया सब लोगों ने, पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेटा आपको नोट करना है। आप डेटा नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं स्फीयर ए और बी, दोनों का चार्ज आपको पता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है, तो इनके बीच कितना फोर्स लगा के रिपेल करेंगे एक दूसरे को, हमको F निकालना है। क्या लगाएंगे, कूलम्स लॉ लगाएंगे। ऐसे केस में तो कूलम्स लॉ लगाते हैं, कितने फोर्स रिपेल कर रहे हैं, तो देखिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। K की वैल्यू रखा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू Q2 कितना है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 50 सेंटीमीटर है। भाई सेंटीमीटर मीटर मतलब क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 का मतलब 10 की पावर 2 हो गया। इसको ऊपर ले जाइए तो 50 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -2, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है, यहाँ नीचे प्लस है माइनस जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे 50 इंटू 10 की पावर -2 डिस्टेंस का होल स्क्वायर, राइट। अब बस ये आपको सॉल्व करना है बच्चों। आप जैसे ही इसे सॉल्व कर लेंगे आपको पहला पार्ट पता चल जाएगा कि दोनों कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, राइट। चलिए निकालते हैं, क्या हो जाएगा 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9, 10 की पावर -7 कितना हुआ 10 की पावर -14, ठीक, अपॉन नीचे आइए 50 का कितना हो जाएगा 2500 इंटू 10 की पावर -2 का क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 हो जाएगा। क्या इस 10 की पावर -4 क्या है, इसके अपॉन में लिख रहे हैं तो 10 की पावर +4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये 10 की पावर +4 का मतलब 4 जीरो हो जाएंगे, 2 3 4, 1 2 3 4 काट दिए, 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल लगा देंगे, गेट इट। इसको हम 0.25 लिख सकते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर -5 यहाँ पे बचा अपॉन 0.25, ठीक है। इसको यही रहती है 2500 इंटू 10 की पावर -4 था, ठीक। 10 की पावर -4 को ऊपर भेजा तो 10 की पावर कितना जाएगा +4 जाएगा अपॉन 2500, ठीक। डिवाइड करिए 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 2500, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा और फाइनल आंसर विल बी 1.52 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। किया जाएगा, जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, करने को भी कर सकते हैं। यहाँ से डेसिमल हटाया एक स्थान पे है, यहाँ से भी एक प्लेस पे है, ठीक है, यहाँ 2 जीरो बढ़ गए हो, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 9 इंटू 65 इंटू 65 इंटू 10 की पावर -1 है, इसको भी नीचे रहे 2.5 इंटू पॉइंट यहाँ लगाया 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर
-5, ये नीचे ले आए, ये हो जाएगा 10 की पावर +1। ठीक है, पावर साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 9 × 65 × 65 अपॉन ये हो जाएगा 2.5 × 10 का -5 से बन गया, कितना हो जाए 10 की पावर कितना बचा +4 बचा ना, तो -4 बचा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ठीक है आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आप जो है आप केवल आपको सॉल्व करना बचा है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम बची, कुछ बचा नहीं है। दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो यहां से हमने निकाला कि दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल करेंगे, 1.52 × 10 की पावर -2 न्यूटन से रिपेल करेंगे। दिस इज द आंसर। जो फर्स्ट पार्ट था आपका, ये उसका आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, कि दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल करेंगे। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है, सिंपल बताया कि इतना इतना चार्ज है, दोनों बिल्कुल सिमिलर स्फीयर हैं। ठीक है, इतनी डिस्टेंस में उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन ही लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इतना फोर्स लगेगा 1.52 × 10 की पावर -2 न्यूटन। ठीक, फर्स्ट पार्ट हमने ये कर लिया। अब देखिए आगे चलते हैं, कह रहा है, ये नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लिया, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखिए आगे चलते हैं, अब कह रहा है कि अगर इनका ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए, ठीक, कह रहा है ग्रेविटेशन फोर्स निकालिए और इससे कंपेयर करिए। ठीक है, कह रहा है कि अगर मास, कह रहा है कि अगर मास इनका दोनों स्फीयर का जो मास है वो दिया है, कह रहा है 0.5 किलोग्राम। ठीक, तो कह रहा है इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है इन नेचर, अट्रैक्टिव होता है कि नहीं होता है। ठीक है, न्यूटन ने बताया था, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशन लॉ पढ़ चुके हैं, न्यूटन ने दिया था कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो फोर्स कितना होता है ये भी बताया था जब कंपेयर किया था कूलम लॉ से। कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, F = G m1m2/r²। ये पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है, m1 m2 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी, r उनके बीच की दूरी। चलिए रखते हैं 6.67 × 10 की पावर -11 इंटू मास कितना है, m1 भी 0.5 और m2 भी कितना दिया है 0.5 अपॉन डिस्टेंस कितनी थी 50 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा 6.67 × 10 की पावर -11 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक, अपॉन, ठीक है, 50 का मतलब कितना हुआ 2500 इंटू 10 की पावर -4। ठीक, यहां से हम एक काम कर ले, यहां से 2 जीरो हटा दें। ठीक, यहां से 2 जीरो हटाए तो यहां से पावर माइनस की कम करेंगे, कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ या ना। ठीक है, क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब 10 की पावर -2, 2 जीरो और कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। अरे भाई 25 है इंटू 10 की पावर -2 है, इसको 25 अपान नीचे ले जाओ 10 की पावर +2 हो जाएगा, मतलब 25 अपॉन 100 हो जाएगा। ये काटा, दो प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा। अब देखिए एक प्लेस पे ये डेसिमल, एक प्लेस पे ये दोनों डेसिमल काट दें तो इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 5 5 जा 5 5 कटा, फाइनल आंसर इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन। इतना दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच लगेगा। और दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा था, वो लग रहा था कितना, F = इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना निकाला था अभी 1.52 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। जरा कंपेयर करिए बच्चों, पहला तो उसने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल लिया, फिर उसने कहा कंपेयर करिए। देखिए 10 की पावर -2, ये नंबर तो जानने दीजिए, तो बहुत छोटा है, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -11 है। माइनस में पावर जितनी ज्यादा बड़ी होती है वैल्यू उतनी छोटी होती जाती, मतलब यहां से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत 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 ज्यादा बड़ा है। और यही बात आपको बताई भी थी जब हम लोगों ने कंपेयर किया था, तो कंपैरिजन में ये बताया था आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक मीडियम रेंज का फोर्स होता है, ठीक है, ना सबसे स्ट्रांग होता है ना वीक होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एक वीकेस्ट फोर्स में आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये देख लिया ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। गेट इट और नॉट, कर लिया सब लोगों ने।
समझ गए बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से आपको बता रहे हैं। जो बच्चे अभी अभी 12th में आए हैं या जो प्रिपरेशन करने आए हैं, जिनको नहीं पता है, ठीक है, नोट कर ली इतनी बातें बच्चों। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, लेट्स सी, ठीक है। चलिए, सेकेंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द एबव अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। हाफ कर दिया, ठीक। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने क्या निकाला कि भाई दो स्फीयर थे, ठीक है, दोनों पे चार्ज भी सेम था, चार्ज क्यू सेम था। भाई क्यू कितना दिया था, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम दिया था, सेम है। उनके बीच की डिस्टेंस आर है, आर भी आपको दी थी, आर कितना है 50 सेंटीमीटर है, हाँ या ना, ठीक है बच्चों। तो कहा था इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। फोर्स का देखें फॉर्मूला क्या लगता है, के Q1 भी Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब ये होगा हमारा KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। कितना फोर्स लगेगा, यहां पे हम वैल्यूज रखेंगे और हमने निकाला था आंसर बच्चों 1.52 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा था, ठीक। अब क्या कह रहा है, अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ईच स्फीयर चार्ज डबल, अगर हर स्फीयर का चार्ज डबल कर दिया जाए, मतलब अब हर स्फीयर का चार्ज हमने डबल कर दिया। चलिए कितना कर दिया, 2Q कर दिया, एंड द डिस्टेंस इज हाफ्ड, उनके बीच की दूरी को घटा दिया, दूरी आधी कर दी, R/2 कर दिया। तो कह रहा है कि अब कितना फोर्स लगेगा, लेट्स सी कि अब कितना फोर्स लगेगा। F डैश इज इक्वल टू K Q1, अब Q1 की जगह कितना आ जाएगा 2Q इंटू Q2 भी चार्ज डबल हो गया 2Q अपॉन डिस्टेंस, कर डिस्टेंस आधी कर दी गई बच्चों, R/2 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4KQ स्क्वायर अपॉन ये हुआ R स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 16KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो अब कह रहा है कि अब फोर्स कितना हुआ, तो F डैश इज इक्वल टू, भाई पहले वाले फोर्स से जो फोर्स है वो 16 गुना हो चुका है, 16 इंटू पहले कितना फोर्स आया था, पहले जब ये कंडीशन थी तो हमारा फोर्स कितना आया था, इतना आया था। तो अब KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर की तो वैल्यू इतनी आएगी। अब जब चेंजेस किए तो फोर्स पहले वाले फोर्स का 16 गुना हो गया, KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर की वैल्यू यही से रख दी है 1.52 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। यहां से जो फाइनल आंसर आएगा, यहां से जो फाइनल आंसर आएगा F इज डैश इज इक्वल टू आएगा 0.243 न्यूटन, ये आप निकाल सकते हैं। देखिए 16, देखिए 152 इंटू 16, दिस, ठीक, 1.52 इंटू 16 करेंगे आएगा 2432, दो प्लेस पे डेसिमल लगा दिए, कितना आ गया, ठीक है 24.32। अब 24.32 इंटू 10 की पावर -2, 24.32 इंटू 10 की पावर -2, ठीक। ये -2 अगर हम हटा दें तो दो, भाई ये अगर -2 हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल और आगे लाएंगे, कितना हो जाएगा 0.2432 न्यूटन F डैश दिस। अगर स्फीयर का चार्ज डबल कर देंगे, ठीक, और इनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, तो अब जो फोर्स होगा वो पहले वाले फोर्स का, जो पहली कंडीशन दी थी उस फोर्स का 16 गुना हो जाएगा। तो पहले वाली कंडीशन में जो फोर्स हमने निकाला था वो ये निकाला था, इस फोर्स का 16 गुना आ जाएगा, एंड दिस विल बी द आंसर। समझ गए बात बच्चों, समझ गए कि नहीं, ठीक, समझ गए, बिठा दें, नोट कर लिया बच्चों, बिठा दें, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि अगर दोनों स्फीयर वाटर में प्लेस्ड हो और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 दिया है, ठीक है, तो अब कितना फोर्स लगेगा। अगर आपको ध्यान रहो, परमिटिविटी वाला टॉपिक जब पढ़ाया था, मैंने आपसे क्या कहा था कि जितनी ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या यही हमारी क्या होती है रिलेटिव परमिटिविटी,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से रिलेटिव परमिटिविटी देगा ये दिस। हमने क्या कहा था कि अगर चार्जेस को उठा के किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जाएगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द एयर, एयर के अलावा किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जाएगा, तो उस मीडियम का जितना परमिटिव जो है रिलेटिव परमिटिविटी होगा, फोर्स उतने गुना कम हो जाएगा। नहीं समझे बात को? हमने क्या कहा था कि अगर याद करिए, रिकॉल करिए कि अगर दो चार्ज हैं वो एयर में रखे हैं, सपोज करिए, उनके बीच फोर्स जो लग रहा है वो F लग रहा है, F लग रहा है। अब इन चार्जेस को किसी और मीडियम में रख दिया, सपोज करिए वाटर में रख दिया, ठीक है। अब जो फोर्स लगेगा, जितना फोर्स एयर में, अगर इसकी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, मान लीजिए 4 दिया है, तो अब जो फोर्स होगा, जब वाटर में चार्जेस को रख दिया गया, अब जो फोर्स होगा वो एयर में जितना फोर्स लग रहा था उससे उतने गुना कम हो जाएगा जितना इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। मतलब अब जो फोर्स होगा उतने गुना कम हो जाएगा दिस। आपको वहां पर परमिटिविटी लास्ट लेक्चर में बताया भी था, फॉर्मूला भी बताया था कि Fm इज इक्वल टू F नॉट अपॉन एप्सिलॉन R या K। मतलब किसी मीडियम में जो फोर्स होगा वो कितना फोर्स लगेगा, जितना फोर्स एयर में लगता है उसको उतने गुना कम कर देगा जितना उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। रिमेंबर इट। तो अब कितना फोर्स लग रहा है, तो आप सोचिए जब ये एयर में था, ठीक, जब ये एयर में था तो फोर्स कितना लग रहा था बच्चों, जब ये एयर में था तब जो हमने फोर्स निकाला था, सबसे पहले जब प्रॉब्लम सॉल्व की, सिंपल एयर में था डिस्टेंस पे, तो हमारा फोर्स निकला था 1.52 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, ये निकला था। अब जब वाटर में रख दिया तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा, F नॉट अपॉन वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो पहले फोर्स था ये जब एयर में था, अब यहां पर वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को दिया दिस, इतने गुना फोर्स घट जाएगा, ठीक है, इतने गुना फोर्स घट जाएगा। द फाइनल आंसर इज 1.9 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। अब जो फोर्स है इस मीडियम में, एयर में जितना फोर्स था उसे 80 गुना घट जाएगा। अगर आप लोग को नहीं याद है, परमिटिविटी वाले लेक्चर में जाके देखिए, ये चीज बार बार समझाई है मैंने, ठीक है। गेट इट और नॉट? हो गया क्वेश्चन? ठीक है, समझ गए बच्चों? समझ गए क्वेश्चन सभी लोग? आगे चलें, ध्यान दीजिए। अब मिटाने जा रहा हूं, सभी नोट कर लिया? ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, पिछले क्वेश्चन को इसने वो किया है, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं और एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है बच्चों। कितनी डिस्टेंस पे है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। कह रहा है कि सेम चार्ज है, दोनों पे चार्ज कितना है? पॉजिटिव चार्ज है। इस पे भी कितना है? Q1 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। इस पर भी इतना ही चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ठीक, सेम चार्ज है, ठीक है, ठीक। अब क्या कह रहा है? कह रहा है अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद फर्स्ट स्फीयर। ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि एक तीसरा स्फीयर है, ठीक है, उसको, लेकिन वो थर्ड स्फीयर अनचार्ज है। एक तीसरा स्फीयर मान लेते हैं सी, ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है, सपोज कर दिस इज स्फीयर सी, ये अनचार्ज है स्फीयर। क्या है बच्चों? ये स्फीयर अनचार्ज है, ठीक है। अनचार्ज का मतलब, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये कतई नहीं होता है कि स्फीयर में कोई चार्ज नहीं है। अनचार्ज का मतलब बच्चों ये है कि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। होता क्या है भाई? पॉजिटिव स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन,
ठीक है, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है इतना ही माइनस में माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब क्या होता है, कोई भी स्फीयर है अगर अनचार्ज करा है मतलब उसमें इनिशियली नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, और इन पे चार्ज भी बिल्कुल सेम अमाउंट होता है लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट नेचर। एक पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। फाइनली होता है क्या, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इसलिए नेट चार्ज जो हो जाता है जीरो हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब ये नहीं कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है सेम अमाउंट में, इसलिए कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, इसलिए बोला जाता है कि अनचार्ज है। बात को समझे कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ठीक है, कह रहा है कि एक स्फीयर सी जो है वो ए के कांटेक्ट में लाया जाता है, ये स्फीयर ए है, अभी मान लेते हैं इस पे चार्ज क्यू है, दूसरा एक स्फीयर जो है, ठीक है, ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर सी, ये अनचार्ज है। अच्छा, अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, दो आइडेंटिकल स्फीयर है, अब इनको कांटेक्ट में लाए हैं तो क्या होगा, एक पे चार्ज है दूसरे पे चार्ज नहीं है, अगर वो आइडेंटिकल है, अगर आइडेंटिकल ना हो मतलब शेप और साइज बराबर ना हो तो उसकी बात हम लोग तो आगे करेंगे। अब दो आइडेंटिकल स्फीयर, एक ए है एक सी है, एक अनचार्ज एक चार्ज है, तो अब क्या होगा, जब इनको अलग करेंगे तो इनका जो चार्ज होगा बच्चों वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब यहाँ पर चार्ज है 0, यहाँ पर चार्ज है Q, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q प्लस 0। अब इसको बराबर डिवाइड कर दीजिए, कितना चार्ज हो गया Q/2, मतलब अब स्फीयर ए पे बचा चार्ज Q/2 और स्फीयर सी पे भी चार्ज कितना बचा Q/2। समझ गए बात की नहीं। अगर दोनों स्फीयर कांटेक्ट में लाए जा रहे हैं तो उन स्फीयर पे टोटल जितना चार्ज है दोनों चार्ज को सम करिए और इक्वली डिवाइड कर दीजिए दोनों पे। अगर स्फीयर आइडेंटिकल है, अगर आइडेंटिकल नहीं होंगे आगे अभी प्रॉब्लम आएगी, हम लोग बात करेंगे। अगर आइडेंटिकल नहीं मतलब उनका शेप और साइज बराबर नहीं, मतलब एक स्फीयर मान लीजिए बहुत बड़ा, इतना बड़ा मेटल स्फीयर, एक इतना ही बड़ा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी ये आइडेंटिकल की बात कर रहा है, मतलब जो शेप और साइज ए का था वही सी का था। इस केस में दोनों का टोटल चार्ज सम होगा और वो 2 से डिवाइड हो जाएगा और बराबर बराबर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मतलब अब ये तो अनचार्ज था, चार्ज 0 हो गया, इस पे चार्ज Q है, तो कुल मिला के अब कितना चार्ज हुआ Q प्लस 0 टोटल किया, और इक्वल जो कि आइडेंटिकल है तो बराबर डिवाइड करेंगे, बाय 2 कर देंगे, इस पर भी Q/2 बचा और इस पर भी Q/2 चार्ज बचा। समझे बात की नहीं, ठीक। इसके बाद क्या कहता है बच्चों, इसके बाद कहता है कि इस स्फीयर को, ये जो स्फीयर सी है, पहले ए से टच कराया, फिर इसको ले जाके बी से टच कराया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये स्फीयर बी है, इस पे भी कितना चार्ज है Q चार्ज है, भाई दोनों पे चार्ज सेम है, Q है, ठीक है, तो इसमें सोचने की बात नहीं, बराबर चार्ज, ठीक है। इस पे भी मान लेते हैं चार्ज Q है, ठीक है। अब जब स्फीयर C को B से टच कराएंगे, ये देखिए स्फीयर C, ठीक, इसको B से टच कराया, स्फीयर C पे अब कितना चार्ज है बच्चों Q/2 है। अब इनमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, इनका टोटल चार्ज आप जोड़ लीजिए, सम कर लीजिए, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q प्लस Q/2, 2 इंटू 3Q/2 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये टोटल चार्ज हो गया, अब इसको इक्वली डिवाइड करना, हाफ हाफ करना, तो इसको कर लीजिए 1/2, तो ये हो गया 3Q/4, मतलब इस पर अब चार्ज कितना हो जाएगा, ये Q था, अब चार्ज इस पे हो गया 3Q/4 और C पे भी चार्ज Q/2 था, अब इस पे कितना चार्ज हो गया 3Q/4। गेट इट और नॉट, इतनी बात समझे बच्चों, ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो नया चार्ज क्या है, अब नया चार्ज ये है कि स्फीयर ए पे बचा, मिटा दें इधर, मिटा दें बच्चों, क्वेश्चन समझ गए ना सभी लोग, समझ गए ना बेटा। चलिए बच्चों मिटा रहा हूं मैं, ठीक। अब जो स्फीयर ए है इस पर अब चार्ज है Q/2, क्यों, क्योंकि जब C को लाके टच कराया
तो टोटल चार्ज जो है सम किया दोनों का और इक्वली डिवाइड हो गया, इस पे बचा q/2। जब c को b से टच कराया तो इस पे b पे q था और c पे अब कितना आ चुका q/2, टोटल चार्ज सम किया 3q/2। अब इसका हाफ हाफ डिवाइड होगा बाय 2 कर दे तो मतलब इस पे भी 3q/4, इस पे भी 3q/4। अब जो स्फीयर b है उस पे भी चार्ज कितना हुआ बच्चों 3q/4, डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है कि न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा। ठीक, ये बात समझ गए कि नहीं सभी लोग, समझ गए सभी बच्चे, गेट इट और नॉट, समझ गए ना। अच्छा, तो पहले कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन था वो भी तो हमने निकाला नहीं अभी, ठीक है, कितना था लास्ट क्वेश्चन में सेम डेटा था तब हमने कितना निकाला था। अब इनके भी फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना लग रहा होगा, जाहिर सी बात है ना, दोनों पे चार्ज का नेचर सेम है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे कि नहीं। F इज इक्वल टू निकाले, कूलम्स लॉ लगाए K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक, या K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेट्स पुट द वैल्यू। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q कितना है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू ये कितना है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 50 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर मीटर में बदल लेंगे। यही वैल्यू अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग निकाली, सेम डेटा था। एक्चुअली इसने रेफरेंस उसी क्वेश्चन का दिया था लेकिन मैंने फिर भी क्वेश्चन लिख दिया, वो डेटा वापस से बता दिया। तो सेम ये हमने अभी निकाला था। F इज इक्वल टू यहां सॉल्व करेंगे आएगा 1.52 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। ठीक, ये आया हमारा फोर्स, मतलब K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1.52 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। ठीक, आया कि नहीं आया। ठीक, अब देखिए, अब जब एक अनचार्ज स्फीयर, आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, आइडेंटिकल मतलब सेम शेप और साइज का, लाए A से मिड टच किया, फिर B से टच किया और फाइनली हटा दिया। अब इनके बीच में नया फोर्स क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो अब देखते हैं, अब F क्या होगा, F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या K, अब Q1 कितना होगा, अब यहाँ चार्ज कितना, पहले हमने यहाँ माना चार्ज कितना था Q था, यहाँ भी चार्ज Q था, जो वैल्यू दी थी वो Q चार्ज मान लिया QQ है। ठीक है, अब चार्ज जब हमने टच कराया इससे तो यहाँ Q/2 बचा, फिर यहाँ ले गए टच कराया तो इस पे 3Q/4 हो गया। अब कितना चार्ज है तो इस पे तो है Q/2 इंटू, और यहां कितना है बच्चों 3Q/4 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक, अब जरा देखते हैं 3K Q स्क्वायर अपॉन 4 2 जा 8 R स्क्वायर, यानी कि 3/8 इंटू, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू हमने तब निकाली थी जब दोनों पे चार्ज कितना था Q और Q था, और तब जब वैल्यू कैलकुलेट की थी इतनी आई थी नहीं आई थी, तो ये K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू इतनी है हमको पता है। तो यहां K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू रख दे 1.52 इंटू 10 की पावर -2। मतलब अगर चार्ज केवल Q और Q होता तो हमारा फॉर्मूला क्या था K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और Q की वैल्यू हमको ये दी हुई है, हम Q की वैल्यू रखते सॉल्व कर लेते। लेकिन अब चार्ज यहाँ Q/2 और यहाँ 3Q/4 हो गया, मतलब Q का आधा हो गया और Q का 3/4 हो गया। तब हमने सॉल्व किया तो 3/8 K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर आ रहा है, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर की हमको वैल्यू पता है, इंटू 3/8 कर दीजिए एंड यू विल फाइंड द आंसर। और जो न्यू आंसर आएगा, ठीक है, वो आ रहा है, ठीक है, ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 5.7 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। दिस इज द न्यू फोर्स। अब इतने फोर्स से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक, अब इतने फोर्स से रिपेल करेंगे जब एक आइडेंटिकल, जब भी दो आइडेंटिकल स्फीयर जब भी एक दूसरे को आप टच कराएंगे, अगर तो उसमें होता है कि चार्ज हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब दोनों के चार्ज को मिला के सम कर लीजिए टोटल चार्ज और उसको हाफ कर दीजिए, उतना हाफ चार्ज दोनों इक्वली जो है, दोनों को इक्वली मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो दिस इज द न्यू आंसर कि अब जो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इतना होगा। पहले जब Q केवल 4 थे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इतना था। समझ गए बच्चों बात को, समझ गए बात को बेटा, बिठा दे बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बेटा इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए कूलम्स लॉ के। ठीक है, ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट 1 था।
ठीक है, इसको हम लोगों ने प्रैक्टिस की, तरह तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए, कोशिश की, अभी सारे तरह के क्वेश्चन नहीं ला पाए हम लोग, ठीक है। अब कूलम्स ला के ही प्रॉब्लम्स का सेकंड सेट में लेके आऊंगा, उसमें हम लोग और तरह की जो प्रॉब्लम्स कूलम्स लॉ में बनती है उनको सॉल्व करेंगे। एवरीवन गेट दैट? ठीक है बच्चों, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चा, ओके।